भारत की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री। एक ऐसा नाम जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी की। एक ऐसा सफर जो आज़ादी की लड़ाई से शुरू होकर सत्ता के बिल्कुल टॉप तक पहुंचता है। जन्म के समय उन्हें इंदिरा नाम मिला था, लेकिन इतिहास ने उन्हें एक बेहद मजबूत फौलादी इरादों वाली नेता के तौर पर याद रखा। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। दुनिया आखिर उन्हें आयरन लेडी क्यों कहती है? जरा सोचिए, उस दौर में जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गिने चुने नेताओं का ही दबदबा था, तब मशहूर टाइम मैगजीन के कवर पर आना कोई आम बात नहीं थी। ये इस बात का सीधा सबूत था कि वो सिर्फ एक विकासशील देश की नेता नहीं थीं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर राजनेताओं में से एक थीं। वो अपनी शर्तों पर बात करना जानती थीं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम 5 अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। उनके बचपन और शुरुआती सफर से लेकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने, उनके बड़े और ऐतिहासिक फैसलों, फिर उस विवादास्पद इमरजेंसी के दौर, और आखिर में उनकी विरासत तक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती सफर की। एक नेता का निर्माण आखिर होता कैसे है? 1917 में उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो भारत की राजनीति के बिल्कुल केंद्र में था। जवाहरलाल और कमला नेहरू की बेटी होने के नाते उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की तपिश बचपन से ही महसूस की थी। विश्व भारती और ऑक्सफोर्ड जैसी शानदार जगहों से उन्होंने पढ़ाई जरूर की, लेकिन असली ट्रेनिंग उन्हें जमीन पर मिली। मतलब क्या आपको पता है कि जब वो सिर्फ एक बच्ची थीं, तब उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करने के लिए बच्चों की एक पूरी की पूरी वानर सेना बना ली थी। लीडरशिप तो जैसे बचपन से ही उनके खून में थी। अब आते हैं उनके सफर के दूसरे अहम पड़ाव पर, सत्ता की शिखर तक उनका पहुंचना। आज़ादी के बाद उन्होंने अपने पिता के साथ बेहद करीब से काम किया और राजनीति की हर बारीकी को समझा। ये टाइमलाइन देखिए। 1942 में फिरोज गांधी से उनका विवाह हुआ, लेकिन उनका राजनीतिक ग्राफ लगातार ऊपर ही चढ़ता गया। 1959 आते आते वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बन चुकी थीं, और फिर 1966 में वो ऐतिहासिक पल आया जब उन्होंने भारत की प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाली। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। प्रधानमंत्री तो वो बन गई, लेकिन उनका असली टेस्ट अभी बाकी था। तो अब नजर डालते हैं आयरन लेडी की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबियों पर। ये 14 का नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। 1969 में उन्होंने एक ही झटके में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब उन्होंने बैंकों को प्राइवेट हाथों से निकालकर सरकार के अधीन कर लिया। और इसके पीछे का मकसद बिल्कुल साफ था। देश के किसानों और छोटे व्यापारियों को आसानी से लोन मिल सके और पैसा सिर्फ कुछ अमीरों तक सीमित न रहे। अब जरा इन 2 बड़े कदमों पर गौर कीजिए। एक तरफ उन्होंने हरित क्रांति को पूरा जोर लगाकर सपोर्ट किया, जिसने हमेशा के लिए भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, और दूसरी तरफ 1971 का वो ऐतिहासिक युद्ध, पाकिस्तान को करारी शिकस्त देना और एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण करवाना। इन फैसलों ने दक्षिण एशिया का पूरा नक्शा ही बदल दिया, और इसी के साथ दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता एकदम आसमान छूने लगी। लेकिन ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन तो 1974 में हुआ। उन्होंने एक ऐसे कदम को मंजूरी दी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। नाम बड़ा ही शांत सा रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा, लेकिन असल में ये भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम था। इस एक कदम ने भारत को आधिकारिक तौर पर एक परमाणु शक्ति बना दिया और साबित कर दिया कि वो देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करने वाली। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो बहुत कुछ बदल देता है। अब बात करते हैं उनके कार्यकाल के सबसे विवादास्पद और सत्तावादी दौर की। इतिहास की सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये कभी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। 1975 से 1977 का वो समय भारतीय लोकतंत्र के सबसे जटिल अध्यायों में गिना जाता है। इन 3 कड़े कदमों को देखिए। पहला, रातों रात इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा कर दी गई। दूसरा, प्रेस और मीडिया की आज़ादी पर सख्त पहरा लगा दिया गया। और तीसरा, तमाम प्रमुख राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। उनका ये बेहद कड़ा और सत्तावादी रूप आज भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक बहस का हिस्सा है। और इस तरह के कड़े फैसलों के साथ उनका ये सफ़र एक बहुत ही दर्दनाक और चौंकाने वाले अंत की तरफ बढ़ा। 1984 का साल, जब उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया था, इसके जो परिणाम निकले वो बेहद गंभीर थे। और फिर 31 अक्टूबर 1984 को वो हुआ जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया।
नई दिल्ली में उनके अपने ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री की हत्या नहीं थी, ये एक पूरे युग का अंत था। आज जब हम मुड़कर देखते हैं तो उनकी विरासत दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बंटी हुई नजर आती है। एक तरफ वो लोग हैं जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति और 1971 के युद्ध जैसे उनके बेखौफ फैसलों के लिए उनका सम्मान करते हैं। वो आधुनिक भारत की एक बहुत बड़ी निर्माता मानी जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र को निलंबित करने और उनके उस सख्त सत्तावादी रवैये के लिए उनकी तीखी आलोचना भी होती है, जो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। इतिहास आखिर एक ऐसे नेता को कैसे आंकेगा जिसने एक तरफ तो गजब के साहस से देश को एक नई ताकत दी, लेकिन दूसरी तरफ उसी देश के नागरिकों की लोकतांत्रिक आज़ादियों पर इतनी सख्त पाबंदी लगा दी। इन दोनों बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों के बीच संतुलन बनाना ही शायद इंदिरा गांधी की असली कहानी को समझना है।